अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टैक्सेस के हवाले से कि जो नए-नए टैक्सेस लग रहे हैं, आवाम को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से बिजली के बिलों पर टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि जो टैक्स पेयर होगा वो उस पे कम टैक्स होगा, जो नए नॉन फाइलर होगा उस पे ज़्यादा टैक्स होगा। तो इन सब चीज़ों पे, इन मसाइल पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में राव मोहम्मद आरिफ खान साहब को, जो सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी हैं हाई कोर्ट के, और उसके साथ साथ वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं लॉ रैबर फर्म के। तो उनके बहुत ज़्यादा ग्रिप है उनके इस हवाले से, टैक्सेस के हवाले से। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो नए टैक्सेस का नफाज किया गया है, जिसमें सेल्स टैक्स बहुत मेजर है कि हर जो भी चीज़ आप लेने चले जाएं उस पर टैक्स लगा दिया गया, और जहां पर आप चाहे खाना खाने के लिए चले जाएं, आप कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए चले जाएं, हर चीज़ पर सेल्स टैक्स का नफाज कर दिया गया है। इस हवाले से जी खुश आमदीद कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। राव साहब, ये बताइए कि जो सेल्स टैक्स से हम बात स्टार्ट करते हैं कि हर चीज़, कोई भी चीज़ आप परचेज़ करें, आप कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाएं, हर जगह जो है कि सेल्स टैक्स लगा दिए गए हैं। तो उसको किस नज़र से आप देखते हैं कि उसका क्या फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है? गुजारिश ये है कि टैक्स जो है किसी भी स्टेट को चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। टैक्सेशन का मकसद यही है कि जो साहिब सरवत लोग हैं, जो कम जिनकी इनकम ज़्यादा है, जो अर्न कर रहे हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए और उस कलेक्शन को वेलफेयर के लिए, जो पुअर हैं, जो नीडी हैं, या जो स्टेट के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर खर्च किया जाए। हमारे यहाँ भी इसी थीम के मुताबिक ही टैक्सेस का निज़ाम मुतारिफ हुआ होगा, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी हैरानकुन है कि जो फाइलर नॉन फाइलर का पहले एक बेमकसद सा निज़ाम मुतारिफ कराया गया, उस पर मैं नहीं समझता कि खातिर खा कोई कामयाबी हुई, क्योंकि उससे लोग डिस्करेज हुए और लोगों ने जो है बिज़नेस में से पैसा जो है वो कैश पे काम ज़्यादा शुरू कर दिया बजाय बैंकिंग ट्रांजेक्शन को, और वो अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब जो इस साल में जो तब्दीलियाँ आई हैं जो टैक्स सिस्टम में, ख़ासतौर पर जो आप सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं या इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, पहले हम सेल्स टैक्स की बात कर लेंगे। वो सेल्स टैक्स दो तरह का है। एक सेल्स टैक्स है गुड्स पे और एक सेल्स टैक्स है सर्विसेज पे। जो गुड्स पे है वो FBR कलेक्ट करता है ना, उसकी जो सेल्स टैक्स है, और जो सर्विसेज है वो जो प्रोविंशियल आपका रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, जैसे पंजाब में PRA है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सर्विसेज पे कलेक्शन उन्होंने करनी है। अब सर्विसेज पे भी इबाम है, मतलब उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, इतना कंफ्यूज्ड सिस्टम है कि कोई ना लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, ना अदारों को कुछ पता है, ना प्रॉपर कलेक्शन हो रही है, और वो बस एक हवा में या फिजा में ही सारा निज़ाम चल रहा है। अच्छा राव साहब, इसमें एक चीज़ देखने में आती है, मोस्टली आप रेस्टोरेंट पे की बात पहले करते हैं, जहाँ आपने सर्विसेज की बात की, तो वहाँ पर जाएं तो आपके ऊपर वहाँ टैक्स तो चार्ज कर लिया जाता है, लेकिन कौमी ख़जाने में वो जमा नहीं होता। अच्छा, वो कहा गया था कि जी कि इस पर जो FBR का जो आपके पास STRN नंबर है वो होगा, लेकिन अच्छा जो बिल के ऊपर होता है वो सिर्फ NTN नंबर होता है, उसके आगे वो सिर्फ उन्होंने NTN नंबर देकर वो उसको कर देते हैं, क्योंकि जब तक STRN नंबर नहीं होगा तो वो लागू उस एग्जैक्ट जगह पे अपनी नहीं प्लेस हो सकता। वो भी इतना इलॉजिकल है जी, उसकी समझ से बाहर है कि एक तो उस पर यह कर दिया कि जी जो आप पे कर रहे हैं अगर तो ATM कार्ड से तो वो 5% होगा, अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो 16% होगा। अच्छा, अब जो रेस्टोरेंट्स कलेक्शन कर रहे हैं उनका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उसको उन्होंने प्रॉपर मेंटेन करना है, तरतीब देनी है। और वो सर्विसेज पे अगर आप बात करें तो अगर आप फूड लेते हैं तो सर्विसेज तो सिर्फ यही है कि जो सर्विसेज चार्जेस हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ना कि फूड पे, वो तो गुड्स पे आता है। ठीक है, अब अगर आपने ऑयल पे या जो फूड आइटम्स दूसरी उससे उस पर सारे को क्लब करके और उस पर टैक्स लगा दिया है तो वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, और वो इतना हाई रेट हो जाता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो ऐसे रेस्टोरेंट्स की तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि उसमें इन्होंने एक और वो कर दिया कि जी एयर कंडीशन जो होंगे उन पे टैक्स होगा ये, और जो एयर कंडीशन नहीं है उन पे टैक्स नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ें हैं कि जिनका कहीं पे कोई सर पैर नहीं मिलता, कि जो एक आम आदमी जो है कि उसको समझ ही नहीं आती कि इसकी क्या क्लासिफिकेशन क्या है, कि मैंने आया कि टैक्स इस जगह पे जाके देना है या नहीं देना। अच्छा, मोस्टली जो आपके 100% आप कह सकते हैं जो रेस्टोरेंट है वो चार्ज कर रहे हैं। 100% या उससे कुछ कम चार्ज कर भी रहे हैं तो उसका कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं के कोई पीछे कोई कौमी कलेक्शन, खजाने में उसका कहीं कोई हाँ वो नहीं है। जमा हो रहे नहीं हो रहे हैं।
और वो उसका कोई सिस्टम बन भी नहीं सकता। इसकी जब तक आपका कोई प्रॉपर एक मैकेनिज्म नहीं होगा तो ये किस तरह से ऐसे ही जो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं कि आपने क्लाइंट रजिस्टर्ड कर लिया है या उसको लगा लिया, PNTN नंबर बोलते हैं उसको, पंजाब नेशनल टैक्स नंबर, जिस तरह वही NTN, अब PNTN लगाकर और उस पर आपने वो कर दिया, उसका आपका मैकेनिज्म तो है नहीं ना, टीम है, तो फिर तो वो जो उनकी मर्जी आएगी जमा कराएंगे, जो मर्जी आएगी नहीं जमा कराएंगे, तो लोग बर्डन भी बर्दाश्त कर रहे हैं और कौमी खजाने को भी फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह से अभी देखने में आया कि मॉल्स के अंदर जो फ्रेंचाइजीज हैं या जो गुड्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की, अच्छा उसके ऊपर किया गया कि अभी बायोमेट्रिक टाइप मशीन्स लगाई जा रही हैं ताकि जो भी आपका बिल होगा वहाँ पर स्कैन होगा तो उसी टाइम जो है ना उधर रिटर्न जमा हो जाएगा आपका, और आपके जो जिस ID कार्ड से रिलेटेड कहा जाता है कि उसके अंदर भी चला जाएगा कि आप ये टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो साहिब सरवत लोग हैं वो मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड मैंने देखा है कि लगा रहे हैं, और बहुत सारी जगह पे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पे आप वो मशीन लगा दें और उससे जो है वो लोगों का टैक्स शुरू हो जाए, कलेक्शन ना सेल्स। अच्छा, क्योंकि अभी देखने में आता है क्योंकि बहुत से मॉल्स और जो लोग हैं वो इस चीज़ तरफ जाने से इजतनाब कर रहे हैं, वो मशीन्स के लिए गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये लगाएं, लेकिन वो हिलो हिज्जत से काम ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, वो लोग कंफ्यूज है ना कि क्यों हम ओवर चार्जिंग क्यों करें, ओवर पेमेंट क्यों दें, ठीक है, जब तक आप जस्टिफाई नहीं करते। हमारे यहाँ तो अगर हम किसी को खैरात भी देते हैं तो हमें उसके रिवार्ड में ये होता है कि उससे हम दुआ ले रहे होते हैं, तो जब आप इतना हैवी टैक्स दे रहे हो 16% 17% और आपको ये सेटिस्फेक्शन भी ना हो कि वो गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है या नहीं जा रहा, और आपको उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट मिल रहा है नहीं, स्टेट को आपके लिए कुछ कर रही है नहीं कर रही, तो लोग उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो बिजनेसमैन है वो खौफजदा हो जाता है कि इतनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जब होगा तो फिर ये और पीछे लग जाएंगे महकमे वाले कि आपने इतना। बिल्कुल, जिस तरह से अभी मुझे बता रहे थे दो कि जी कि अभी जो बैंक्स अकाउंट हैं उनको मेंशन करना मस्ट हो गया, इस जो गोशवारे भी 2021-22 के हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट मेंशन नहीं होगा और उस पर आपको किया जाएगा तो उस पर 1 लाख की पेनल्टी भी है और नॉन अपीलेबल है। वो बिल्कुल ऐसे ही है, उसको IBAN अकाउंट जो है वो प्रोफाइल में अपडेट होना जरूरी कर दिया उन्होंने, वो कंपलसरी है, उसके बगैर जो है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा, उसके बगैर आप जो है वो नॉन फाइलर हो जाएंगे अगर आपने रिटर्न भी फाइल कर जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखने में आ रहे हैं कि अभी जो फाइलर नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि फाइलर होना जरूरी है हर बंदे के लिए? जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो फाइलर नॉन फाइलर वाला वो फ़र्क इन्होंने ख़त्म किया है। मिसाल के तौर पे आम तौर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे टैक्स का फ़र्क होता था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो अब वो मतलब जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं अगर फाइलर है आप हैं या नॉन फाइलर है तो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं है। पहले वो 0.6% का 0.06% जो है वो आपको लग जाता था, तो वो तो अब नहीं है। बाकी व्हीकल्स पे या प्रॉपर्टी वगैरह की परचेज में वो ज़रूर होता है, लेकिन चूंकि वो इतनी मतलब डेली तो नहीं हो रही होती, कभी गाड़ी एक बार बंदे ने खरीदनी है या प्रॉपर्टी भी एक दो बार खरीदनी है, तो उसमें मतलब उसके लिए फिर इंटरेस्ट नहीं रहता कि वो फिर फाइलर बने। तो अभी जिस तरह से भी कहा गया कि जी कि अभी जो बिजली के बिल होंगे, सुई गैस के बिल होंगे, जो नॉन फाइलर होगा उस पर टैक्स ज़्यादा होगा और जो फाइलर होगा उस पर कम होगा। इससे भी बड़ा मजाक ये है कि जो मतलब अगर कोई टैक्स नहीं जमा कराएगा तो या टैक्स एवेड करेगा तो उसकी जो है ना वो सिम बंद कर दी जाएगी या उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें एक फैमिली हेड है, वो बिजनेस एवेड कर रहा है, बिजनेस बचा रहा है, तो उस फैमिली में फीमेल्स भी हैं, उसमें माइनर बच्चे भी हैं, उनका क्या फॉल्ट है? तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात है, इसको हम चैलेंज भी कर रहे हैं कि ये कोई वो मतलब लॉजिक नहीं है। जब आपने सवाल किया है कि इस पे बिजली के बिलों पे, इससे मैं समझता हूँ कि बिजली चोरी जो पहले ही बहुत ज़्यादा हो रही है उसका ट्रेंड बढ़ेगा। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि लोगों के मीटर्स उनके नाम पे हों, उनके मुताबिक हों। कहीं पे किसी के नाम का मीटर नहीं है, कोई वो नहीं है, और इससे तो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो इनकरेजमेंट होगी, जो इन्होंने ये किया कि जितना आपका बिल ज़्यादा होगा उतने टैक्सेस होंगे, तो लोग मीटर रिवर्स करवाएंगे, लोग बिजली चोरी करेंगे, तो ये तो उल्टा गवर्नमेंट का नुकसान हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर राव आरिफ साहब से बात हो रही है टैक्सेस के हवाले से और फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से। इस चीज़ को हम आगे जारी रखेंगे। इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं,
नियाजी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे चल। सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया साथ ही ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अजला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर। वेलकम बैक नाज़रीन। हम वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ पर टैक्सेस की बात कर रहे थे कि सर्विसेज पर भी टैक्स है और बाकी चीज़ों पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी फाइलर और नॉन फाइलर की टैक्सेस की बात है। इसके साथ हम बात करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ पर जो गेन टैक्स लगा दिया गया है कि आप अगर 1 साल के अंदर सेल करेंगे तो उस पर आपको गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई व्हीकल आपने परचेज़ किया और विद इन ईयर आप करेंगे तो इसमें राव साहब बताइएगा कि जो प्रॉपर्टीज़ पर टैक्स है, ये जो लगाया गया गेन टैक्स लगाया गया कि विद इन ईयर जो है, और बल्कि 4 ईयर्स का भी किया गया, व्हीकल्स पर 1 ईयर का किया गया कि आप इसको दोबारा रीसेल नहीं कर देते। देखिए, इस तरह की टैक्सेशन के उल्टे नुकसान आते हैं कि लोग जो हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेके काम चला रहे होते हैं, वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, उसमें वो टैक्स को बचाने के लिए उल्टा एट रिस्क ले आते हैं चीज़ों को, ठीक है। और गाड़ियों का एक तरह से तो ठीक है कि इसमें जो ओन का चक्कर था, लोग ओन के लिए बिजनेस करते थे, तो वो अब अपने नाम पे कराना ज़रूरी होगी, 1 साल के अंदर अगर बेचते हैं तो ये होगा। लेकिन इस पे सारे पे जो है ना, जो जितना भी टैक्सेशन है या टैक्सेशन पे जो इन्होंने पेनल्टी लगाई है या उस पर उन्होंने कि किस तरह से इसको रिकवरी होगी, इस तमाम पे एक पूरी तरह से रिव्यू की ज़रूरत है। और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए कि जो लोगों के लिए आसान हो,
सीधा साधा तरीका हो, उनको पता हो कि ये इतनी की चीज़ है और इतना टैक्स देना है, और वो टैक्स बजाय किसी के अकाउंट में जमा कराएं, वो डायरेक्टली या किसी तरीके से भी डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होने का कोई सिस्टम जब तक डेवलप नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन देखिए ना, अगर ह्यूमनली अगर देखा जाए इंसानियत के तौर पे कि हर आदमी की अपनी चॉइसेस भी होती हैं, अपनी ज़रूरियात भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आज अगर मैंने एक गाड़ी ली और मुझे 2 माह बाद सेल करनी ज़रूरत पड़ गई है तो मुझ पर तो टैक्सेस ज़्यादा लग जाएंगे। बिलाशुबा ऐसे ही है। वो मैंने पहले अर्ज किया कि उसमें कहीं पे तो बिजनेस कंसर्न चीजें हैं, बट कहीं पे ऐसे भी तो है ना कि आपकी जरूरियात होती हैं। आप बहुत सी चीजें होती हैं, आप कहते हैं कि जी मैं एक गाड़ी सेल करता हूँ, मैं छोटी गाड़ी ले लेता हूँ, आपको पैसों की जरूरत हो तो उस पर भी तो देखेंगे। वो मैं जो समझता हूँ कि ये ओन जो चल रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए शायद ये स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन ये इंतहाई नासमझी वाली बात है कि आप ओन कंट्रोल करने के लिए टैक्सेशन लगा दें। आप उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएं जो ऑटोमोबाइल आपकी इंडस्ट्री है उसको मतलब इस तरह से सिक्रू टाइट करें या उसको सिस्टमेटिक करें कि कोई भी जो है ये जो है वो ना कर सके कि उसको कंपनी से मिलके और जो है ना एक जो ओन गाड़ियों का सिस्टम एक बना लेते हैं और चार्ज करते हैं ओवरिंग, उसको आप रोकने के लिए कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे कोई चेक एंड बैलेंस रखें, ना कि लोगों के ऊपर टैक्स लगा दें। तो इसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो राव अभी देखें ना कि अभी गवर्नमेंट को आखिर ऐसे मशवरे भी तो कोई देने वाले लोग होंगे जो इस तरह के मशवरे देते हैं कि जी आप ये टैक्स लगा दें, तो क्या, क्योंकि देखें ये तो टैक्स से रिलेटेड लोग ही ऐसे मशवरे दे सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक जो बुनियादी तौर लेवल पे जो काम करता है ना टैक्सेशन का, उसको जो अंडरस्टैंडिंग रखता है, तो वो भी शायद इस तरह से मशवरे ना दे। ये पता नहीं कौन से लोग हैं, कहाँ से आगे इनको मशवरे दे रहे हैं, और ये इसका कोई मतलब सर है ना पाँव है ना इसका कोई फ़ायदा है, सिवाय इसके कि आप लोगों को ऐसे हरास करें, खौफजदा करें। कलेक्शन भी कोई आपकी ना इस तरह से बढ़ेगी। आप देखिएगा बाय द एंड ऑफ ईयर कोई आपकी उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो आपकी रिकवरीज बहुत अच्छी हो जाए। इसकी बजाय आप अगर जैसे शॉपकीपर्स हैं, जैसे बिजनेस लोगों के हैं, उसके हवाले से आप फिक्स टैक्सेशन का सिस्टम रख दें। कोई उनको मंथली पे ले आएँ कि पर मंथ आपने या क्वार्टरली आपने इतना पे करना है। वॉल्यूम ऑफ उसका देख लें, शॉप का साइज़ ऑफ शॉप देख लें, साइज़ ऑफ बिजनेस देख लें, उसका कोई मैकेनिज्म बना के, बजाय आप उसको वैक्यूम पे रखें और साल बाद आप जो है वो गोशवारे वाली फॉर्मेलिटी पूरी करवा के ना गवर्नमेंट की कलेक्शन होती है, और या जो ये सेल टैक्स के ज़रिए आपने एक सिस्टम शुरू किया है वो भी सारा वेग है, इबाम है, तो वो लोग दुकानदार तो कलेक्ट कर रहे हैं या होटल वाले या दूसरी सर्विसेज वाले तो, लेकिन वहाँ नहीं जा रहा। तो उसको अगर सादा कर दिया जाए तो लोगों कलेक्शन भी ज़्यादा हो सकती है और लोगों की ज़िंदगी आसान हो सकती है। अच्छा सर, वैसे अगर देखा जाए जनरली अगर एक है कि जो टैक्सेस हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो है इंपोर्ट से वो रॉ मटेरियल पे टैक्स स्टार्ट होता है और एंड फिनिश प्रोडक्ट तक टैक्स आ जाता है। तो अगर इस सब को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये तो बहुत बड़ी रेशो बन जाती है। और अभी जो एक रिसेंटली एक रिपोर्ट थी इंटरनेशनली कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है, कि जो जिस तरह से हमसे टैक्सेस रिसीव किए जाते हैं मुख्तलिफ मद में मुख्तलिफ तरीक़ों से, एक ही प्रोडक्ट पे आप 4 जगह पे टैक्स दे रहे होते हैं, ड्यूटीज़ पे कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मल्टीपल टैक्सेस का भी आप जो बात कर रहे हैं ये भी है, और वो हैवी टैक्सेशन का भी है। आप ये देखें कि 35-40% तक टैक्स रेट है। अब उसके अगेंस्ट आप देखें, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं दुनिया से कि वहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट्स का तस्वुर क्या है, यहाँ पे क्या है ना, खुदा ना खास्ता यहाँ किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो उसको घर में से 5-7 लाख जेब में डाल के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, तो वहाँ तो विद इन 3 मिनट्स जो है वो जो है रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं, और आपको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, सिक्योरिटी मिल रही होती है। तो हमारे यहाँ मतलब कंपैरिजन जो टैक्स कलेक्शन का है वो तो किया जाता है इंटरनेशनली, ग्लोबली, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उसको आप देखें हर चौक पे मांगने वाले खड़े हैं। तो वेयर इज़ द स्टेट? स्टेट कहाँ है कि जब आपके कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी एक औरत वो चार्ट लगा के खड़ी है कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो मुझे कुछ इमदाद की जाए, आपके हर चौक में भी जो है लोग मांगने वाले खड़े हैं। तो वो टैक्सेशन से लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो ये मतलब सारा इलॉजिकल चल रहा है। इसको एक तो कम टैक्सेशन के साथ आना चाहिए, कम टैक्स रेट होना चाहिए, सादा सिस्टम होना चाहिए और आसान होना चाहिए, और बेहतर है जहाँ पे फिक्स हो सकता हो वो फिक्स कर देना चाहिए। देखिए ना, क्योंकि एक आम आदमी जब बात करता है वो कहते हैं कि जी मैं आप पेट्रोल पे भी टैक्स पे करता हूँ, आपके फ्रेट्स हैं उन पे टैक्सेस पे करता हूँ, टूल प्लाजे पे करता हूँ। देखिए हालांकि जब हमसे एक गाड़ी की हर एनुअली जो ली जाती है क्या कहते हैं जो टोकन टैक्स लिया जाता है,
उसके बाद इंटरनेशनली अगर देखा जाए सिनेरियो में तो फिर आपके टोल प्लाजों की वो नहीं रहती, लेकिन वो भी लिए जाते हैं जी, बड़े हैवी रेट्स हैं। आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं उसके बहुत ज़्यादा हैवी हैं, आप नेशनल हाईवे पे करते हैं उसके हैं, आप इस पे पंजाब हाईवे पे करते हैं या सिंध हाईवे पे करते हैं उनके। तो ये देखें टैक्सेस रजिस्ट्रेशन, एक्साइज डिपार्टमेंट अलग टैक्स ले रहा है, हाईवे अलग ले रहा है, अब NHA अलग ले रहा है, कहीं पे भी रिलैक्सेशन नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर मिला ली जाए तो मेरा ख्याल है कि 70+ बन जाएंगे। वो आपका घर अगर आप बना रहे हैं तो नक्शा की फीस की अलग है आपने जी, फिर सैनिटरी वाले का अलग देना जी, फलाने का अलग है, ढमकाने का अलग है, ठीक है। तो वो जो बिजली का बिल मीटर लगवा रहे हैं उस पर इनकम टैक्स का वो अलग से है, गैस के इनकम टैक्स सेल्स टैक्स अब अलग से पे कर रहे हैं। तो ये अराउंड अबाउट मेरा ख्याल है 70 या इससे भी ज़्यादा लोग बन जाएंगे जो आप। सर अब आप ये देखें कि अभी जो रेक आपसे एक और भी डिस्कशन करते हैं कि ये बताइए कि ये जो NOCs का हमारे सिस्टम है, हमारे कोई भी आप प्लांट लगाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पर 17, 18, 20 जो है डिपार्टमेंट्स के NOCs कर दिए जाते हैं। अच्छा, उनकी फिर कमर्शलाइजेशन फीसें हैं, तो उन पर फिर टैक्सेस हैं। वो बिजनेस फ्रेंडली कल्चर नहीं है। और ये तो अगला मरला है। आप ये देखेंगे यहाँ पे कोई काम भी शुरू होता है तो वो सारे एक ही काम के पीछे लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये CNG स्टेशन शुरू हुए, वॉल टू वॉल CNG स्टेशन लग गए, कंट्रोल शेड्स हैं, कंट्रोल शेड्स लगने शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट का ये NOCs से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोई मार्केटिंग प्लान दिया जाए। ये असेस होना चाहिए कि यहाँ पे किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। अगर एक शहर में 4 CNGs की ज़रूरत है तो आप 10 CNG स्टेशन जब लगवा देंगे फिर वो चोरी भी करेंगे अपने खर्चों को मीट करने के लिए, फिर वो मतलब आपस में भी उनका कंपटीशन रहेगा। तो गवर्नमेंट ने मार्केटिंग करके, आप कह लें स्टडी करके लोगों को रास्ता दिखाना है कि इस रास्ते में यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, उसके मुताबिक, ताकि ना सिर्फ ये कि बिजनेस की बात करें, एग्रीकल्चर में भी अगर आप जब तक प्लान नहीं देंगे, अब एक दिन रेट जो है वो 200 रुपये टमाटर का हो जाता है, दूसरे दिन 2 रुपये हो जाता है, 10 रुपये होता है। उसकी रीज़न यही है कि आपकी मार्केट स्टडी, डिमांड एंड सप्लाई पे नजर नहीं है, आपका अदारा कोई नहीं काम कर रहा। बिल्कुल सही कि जो ये रिसर्च करके ये दे कि आप भाई ये ऑप्शन है, ये काम करें, और ये लाइसेंस है, वो इजी 1 विंडो लाइसेंसिंग होनी चाहिए ताकि लोग इजीली जो है वो अपना इन्वेस्ट करें और अपना बिजनेस करें। सर देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ पर जो अभी हम बात करें NOCs की, तो इस पे अगर देखा जाए तो इस पे एक तो NOC फीसेस हैं प्लस स्पीड मनी अलग है। अगर आप स्पीड मनी की तरफ नहीं जाते, आप दुरुस्त कर लें, स्पीड मनी पहले है। बिल्कुल, अब इसका नाम नया आ गया स्पीड मनी, और ये जी बिल्कुल, पहले इसको रिश्वत कहा जाता था, इसको और इसके नाम थे। आजकल जो इसका लेटेस्ट जो फॉर्म है वो स्पीड मनी है। बिल्कुल जी, आप जब तक स्पीड मनी वो डिसाइड नहीं करेंगे तो आपका फाइल ही नहीं स्टार्ट होती। फाइल नहीं होती तो मतलब तो हम किस तरफ जा रहे हैं राव साहब? हम देखें, हम टैक्सेस भी ले रहे हैं आवाम से, हम उनसे हर तरह से खून उनका निचोड़ रहे हैं और हमें उसके अगेंस्ट कुछ मिलता भी नहीं है पब्लिक को। तो ये सब क्या, इसको आप समझते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए? इस पे बात ये है जी कि जब भी अगर हम तब्दीली के लिए तैयार है ना, तो हमें उसके लिए कुछ सिस्टम डेवलप करने होंगे। और उसके लिए बाहर के ममालिक से तो मिसालें आप जितनी मर्जी इकट्ठी कर लें, मैं यहाँ से भी मिसालें दूंगा। आपकी मोटर पे पुलिस है, देखिए एक सिस्टम है, आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं आप कंप्लेंट करें, कुछ करें, ठीक है, फ़ौरन आपको कितनी सर्विस देते हैं, ठीक है, 130 को आप रिंग करते हैं, वो आ जाते हैं। इस तरह से ये जो शनाख्ती कार्ड है, जब ये नादरा से पहले शनाख्ती कार्ड दफ्तर था तो कैसे शनाख्ती कार्ड बनते थे, 200 रुपये में जाली शनाख्ती कार्ड बन जाता था, ठीक है। अब आप बना के दिखाएं। अब ये नहीं है कि कोई लोग कोई उसमें कोई बाहर से आ गए हैं या वो कोई गैर मुल्की हैं। सिस्टम आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें जल्दी से जाली ID कार्ड बनना मुमकिन नहीं है। जल्दी से कहीं अगर बनता भी है किसी दूर दराज इलाके से तो पकड़ा जाता है और फिर वो लोग चार्ज होते हैं, वो जॉब से फारिग होते हैं, वो है भी बहुत कम। तो इसी तरह से जब आप इन मिसालों को सामने रख के, नादरा है, मोटरवे है, इस तरह से अपने अदारे डेवलप करें। बेसिकली तो आपका कहने का मकसद है कि हमें मैकेनिज्म डेवलप करने की मैकेनिज्म, और जो इतने ये टैक्सेस इन्होंने इकट्ठे किए हुए ना, म्यूनिसिपैलिटी का अलग है उसका। सर देखिए ना, हम काउंट नहीं कर सकते कि जितने वो हैं टैक्सेस हैं, क्या अनकाउंटेबल टैक्सेस हैं सर आम आदमी के ऊपर। देखिए हेल्थ पे आप अलग टैक्सेस देते हैं, अच्छा हॉस्पिटल्स आप चले जाएं उनके अच्छा अलग टैक्सेस हैं, कोई रिलैक्सेशंस नहीं है, हैवी बजट्स हैं उनके, अच्छा। और इसके बाद जो इतने आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं वो पब्लिकली तो करते ही नहीं है काम। मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। आप देखें अदारों में आप चेकलिस्ट डेवलप कर दें,
उसके मुताबिक अगर काम हो, अदारों में अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लें, ठीक है, उसके मुताबिक काम हो, अदारों में अगर आप ये जो आपका ऑटोमेशन है, जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इससे अगर मुस्तफ़ीद आप हों, ठीक है, इसको अगर आप इंट्रोड्यूस करा दें तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। ये जो आपने इतना बखेड़ा हुआ है चीज़ों को, आप उसको दूर दूर तक बखेरा हुआ है, सॉरी, तो उससे उसकी बजाय अगर आप इसको एक पेज पे ले आएँ, उसी पे आपका लोकल टैक्सेस आ जाएं, उसी पे आपके प्रोविंशियल आ जाएं, उसी पे आपके फेडरल आ जाएं, वन फॉर्म हो, वन विंडो हो, आपने जो पे करना है वहीं वन काउंटर पे पेमेंट हो, तो उसमें लोगों के लिए भी आसानी है और उसमें कलेक्शन भी बेहतर हो सकती है और चोरी भी मैं समझता हूँ यकीनी तौर पे कम होगी। या इस तरह की और जब आप अभी इन्होंने किया जैसा ई पेड की है सारा, कि जो टैक्सीज हैं कि आप वहाँ से सिर्फ नंबर जनरेट होगा और आप उसको पे करेंगे, तो इससे क्या कलेक्शन बेहतर होने के चांसेस? नहीं, उसमें आसानी लोगों को ये तो हुई है कि बैंक में जो लंबी लाइन लगाते थे वो लाइन तो खत्म हो गई है, लेकिन उससे क्या क्या वो होगा, मतलब इसमें जो है कलेक्शन में तो क्या वो होना है। अब मतलब आप देखें कि जो काम जिसने गलत करना है वो नहीं रुक सकेगा। मुल्तान में आप देखें प्रॉपर्टी टैक्स का जो है वो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर साहब ने अपने फॉर्म छपवाए हुए हैं, अपने धड़ल्ले से वो फॉर्म इशू कर रहे हैं, नोटिस इशू करते हैं, और बाकायदा जिस तरह कोई असेसिंग ऑफिसर होता है उस तरीके से उन्होंने मतलब लोगों को एक गलत जो है वो भेज के नोटिस, फ़र्ज़ करें अगर 1000 रुपये प्रोफेशनल टैक्स बनता है तो उनको भेज देना है आपने नोटिस लंबा चौड़ा कि जी ये डाटा लें, ये डाटा लें, ये डाटा लें, फिर उनको डराना है कि जी आपको तो 3 साल का इतना 1.5 लाख बन जाता है। उनसे फिर वो 20, 30, 50 हज़ार रुपये पे कलेक्शन करके तो वो 2-3 हज़ार जमा करा देने। अब अगर इस तरह का आप वैक्यूम ही ना छोड़ें, आप सिंपल एक सर्वे करवाएं कि पूरे मुल्तान में कितनी शॉप्स हैं, या कमर्शियल मीटर्स भी आप जहाँ इनकम टैक्स लगा रहे हैं वहीं प्रोफेशनल टैक्स लगा दें 1000 रुपये, वो 1000 रुपये उसमें चला जाए। ये जो लोगों को परेशान करके ब्लैकमेल करके और मतलब उनसे पैसे बटोर लेने वाला एक सिस्टम है, इसका कोई तदारुक नहीं है, इसका कोई मतलब कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं है, कोई सोचा नहीं जा रहा कि लोगों को किस तरह से रिलीफ दिया जाए। चले टैक्स रेट में रिलीफ ना दें तो जो ये टैक्स कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन वाले जो ब्लैकमेलिंग है इनसे तो कोई लोगों को रिलीफ मिल जाए। जी नाज़रीन, जिस तरह से राव साहब से बात हो रही है टैक्स कलेक्शन के हवाले से, और इस बात को हम मजीद भी आगे जारी रखेंगे प्रोग्राम में। इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है, जो जमींदार हैं, जो लोकल हैं, जो अफगानी हैं, उन्होंने एक्सटर्नल फोर्सेस को शिकस्त दी है। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। वर्कर्स को उस तरह मकाम मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। कारकुन को बेचारा धक्के के अलावा मिलता कुछ नहीं है ना। भट्ट साहब की बात के साथ 100% में बिल्कुल तायद करता हूँ। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए टी विद सजाद खोखर हर सोमवार और मंगल शब 8 बजे ओनली ऑन एन न्यूज HD।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपनी बात वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने ब्रेक ली थी। राव साहब से हम मज़ीद पूछेंगे कि ये सब टैक्सेस के तो लगा दिए गए हैं, अब इनके सलूशन क्या हैं कि जिससे पब्लिक को भी रिलीफ मिल सके, क्योंकि इन सब टैक्सेस के लगाने में कहीं पे भी आवाम को फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, आवाम को कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उल्टा उनको परेशानी का सामने के पैसे ज़्यादा पे करने पड़े, उसकी आउटपुट नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास उस तरह से नहीं है, हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशंस हैं। तो राव साहब बताइएगा कि ये जो अभी इनका क्या सोल्यूशन है कि जो बिलों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, इसका किस तरह से हो सके कि एक आम आदमी को इसमें रिलीफ मिले? देखिए, एक तो आपका टॉपिक चूंकि ज़्यादा टैक्स से रिलेट कर रहा है और आजकल हॉट टॉपिक भी यही है, तो लोग हर कोई परेशान है, तो इसलिए सितंबर है, सितंबर में क्लोजिंग है, कुछ सितंबर है, उस हवाले से भी बात आपकी जायज़ है। लेकिन इस तमाम जो आपका सवाल है, मैं समझता हूँ इसमें बुनियादी रोल है लेजिस्लेटर का, जो हमारे कानून साज अदारे हैं। अब कानून उन्होंने बनाना है, अमलन आप देखिए कानून कोई नहीं बन रहा, चाहे आपकी बजटिंग है, चाहे उसके बाद कोई डिसीजंस हैं, वो मतलब ब्यूरोक्रेसी लेवल पे डिसीजंस हो रहे हैं जिनका कोई सर है ना पाव है। अब आपकी जो मतलब लेजिस्लेटर है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि उसको ये पता हो कि कानून कैसे बनना है, कानून क्यों बनना है और कानून की रूह क्या है। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्ट करना है तो अपने सबसे पहले तो लेजिस्लेटर को आप मजबूत करें। अब लेजिस्लेटर में अगर आपके पास ये कमी है कि वही रिवायती सियासतदानों ने आना है, तो कोई सिस्टम ऐसा डालें कि टेक्नोक्रेट्स का एक कोई जो है वो प्रॉपर रोल हो, जो मतलब उसको चीज़ों को डिज़ाइन करें और वो थ्रू लेजिस्लेटर्स उसको अप्रूवल करवाएं। अब विदाउट अप्रूवल अंदर कमरे में बैठ के जो मर्जी कोई बंदा एक भेज देता है और डिसीजन ले लिए जाते हैं, तो उससे अच्छा, पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता? पार्लियामेंट में तो बिल्कुल ही नहीं होता। मैंने तो जो आपको सारी बताई है कि जी इसकी जो आप कह लें बुराई की जड़ है वो ये है कि हमारे लेजिस्लेटर जो है वो काम नहीं कर रहे, और वो काम उसमें माजरत के साथ कैपेसिटी का इशू है कि उनको ये नहीं पता कि इन अवामी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको हल क्या करना है, उन पर कानून साजी क्या होनी है। ठीक है, वो ब्यूरोक्रेसी चूँकि मुल्क चला रही होती है, वो फिर अपने हिसाब से उन्होंने टारगेट रखे हुए कि 5000 जो है वो अरब जो है वो बिलियन जो है वो इस दफ़ा कलेक्ट करने हैं, तो वो उस हिसाब से वो प्लान करते जाते। सर अभी देखें ना कि अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक बदकिस्मती हम इसको कह सकते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो खजाना का है उसकी कोई उस पर नहीं है, ग्रिप नहीं है कुछ बिजनेस पे, उनको पता नहीं, टेक्निकली साउंड नहीं है। हाँ। तो इस तरह से जो ला के हैं उनको वो जो मिनिस्टर लगा दिए जाते हैं उनको नहीं पता, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको नहीं पता कि उनके क्या काम है। अच्छा, रेलवे का मिनिस्टर है उसको नहीं पता कि उसकी बेसिक वर्किंग क्या है, उनकी अच्छा एजुकेशन भी नहीं है उनकी। चले एजुकेशन के अलावा उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एक बंदा अगर MNA बन गए हैं या मिनिस्टर बन गए हैं तो उनको कोई सपोर्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले लेजिस्लेटर को बेहतर करना होगा, लेजिस्लेटर के साथ साथ सिस्टम्स को जो है वो रीबिल्ड करना होगा। ठीक है, अब आप दफातर में देख लें कि क्या वो तरतीब होती, काम नहीं हो रहे होते, उसमें आप और कुछ नहीं करें, सिर्फ फाइल नंबर ही लगा दें और उसको आप फाइल नंबर को जो है वो कंप्यूटराइज कर दें और उसमें साथ लिख दें कि फाइल के साथ आपने फ़र्ज़ करें एक आपकी टेबल पे आज आई है फाइल आज की तारीख में, तो उस पर आप लिखेंगे कि आज आपने उसको कहाँ भेजा है, या वो आपकी टेबल पे 4 महीने पड़ी रही है। दैट शुड बी कंप्यूटराइज और वो पब्लिक होनी चाहिए हर चीज़। इसी तरह से अगर आपने इसको करप्शन को रोकना है, बजट को रोकना है, तो ये भी आपको यही है कि आप इसको पब्लिक करें। जितनी चीज़ें खुफिया रखेंगे उतनी ज़्यादा करप्शन होगी, उतनी ज़्यादा नाकामी होगी। जितनी आप ओपन कर देंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा उसमें रिलीफ मिलेगा। टैक्सेस को भी अगर आप ये ओपन कर देंगे, हर ये जो सिस्टम है कि जी आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अभी हालांकि इसका तो लाभ ही बन के कि पब्लिक जो है ना कि राइट है कि वो कहीं से भी जाके इंफॉर्मेशन सर जाके लेने वाली बात भी गलत है। ये पब्लिक, ये खुद पब्लिक होनी चाहिए चीज़ें, ताकि पता हो कि मैं लिखता हूँ जी मेरे पास मोटरसाइकिल है और वहाँ पे मेरे पास 4 कारें हैं, तो मेरे मोहल्लेदार है वो और देखने लगा कि जी आपकी तो ये है और ये आपकी वेबसाइट पे आपने जो दिए डिक्लेयर किया वो मोटरसाइकिल दिया है, अमलन आपके पास 4 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसमें डिपार्टमेंट को भी सहूलत होगी कि वो इन्फॉर्मेशन जब पब्लिक होगी और मेरे उससे एसेट्स मैच नहीं कर रहे होंगे तो वो कर लेंगे। ऑन दी होल लॉज जो है ना उनको बेहतर होना है, उसके लिए जो हमारी आप कह लें एपेक्स कोर्ट्स हैं उनको भी रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से लेजिस्लेचर को तो हम नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि ये जो टैक्सेस लॉज हैं ये कब से बने हुए जो हमारे ऊपर किए गए हैं, लागू कर दिए गए हैं एक आम पब्लिक के ऊपर,
क्या ये अंग्रेज के दौर से इस तरह से जा आ रहा है या बाद में ये डेवलप नहीं, ये तो जाहिर है जब से स्टेट बनी है तब से स्टेट के साथ ही टैक्सेस का निजाम तो आ गया ना, वो तो, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन नहीं की गई, मॉडिफिकेशन आती रही है। जैसे पहले 1979 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था, फिर उसके बाद चेंज हुआ 2001 में आ गया, ठीक है। इसी तरह से SCCP का कानून चेंज हुआ, इस तरह से सेल टैक्स में, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह ये PRA वाला, तो वो है ना अमेंडमेंट्स हुई हैं कि जिसमें टैक्सेस बढ़ाए गए हैं या नए टैक्स मुतारफ करवाए गए हैं। बढ़ाए भी गए या सिस्टम में थोड़ी बहुत रीशफल किया गया है, मतलब कोई आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वो फॉलो कर रहा हूँ कि पब्लिक की फेवर में उस तरह से पब्लिक की फेवर में नहीं है, सिंप्लीफाइड नहीं है, सादा बात होनी चाहिए, सीधी सीधी सी कि आपने ये आपकी आमदन है, ये आपने टैक्स दिया है और ये आपने पब्लिक कर दिया। सर देखें ना, एक ओवरऑल पूरी दुनिया का एक जनरल फिनोमेना है कि आप कोई चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उस पर आपके कम बिलिंग होती है। जी हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि जितना आप कम ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे आपके बिल भी बढ़ते जाएंगे। सर स्लैब्स बना दिए गए हैं कि जी आप अगर 1 यूनिट से आप 400 यूनिट पे हैं तो एक स्लैब है, 400 से 800 पे एक स्लैब है, 800 से अप जाते हैं उसका स्लैब ही डिफरेंट हो जाता है, वो रेट से उसके मल्टीप्लाई कर जाते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, ये तो अनजस्टिफाइड है और ये चैलेंज भी होने जा रहा है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, तो ये चैलेंज होगा। देखिए ना, अगर आपका एक बिजली के यूनिट का अगर रेट आपने 14 रुपीज़ कर दिया है तो ओवरऑल 14 ही होना चाहिए, ना कि आप जब वो 800 क्रॉस करते हैं तो आपको वो 40 में चला जाए, 28 में चला जाए। और इसका मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इसमें थेफ्ट का जो स्कोप है ना वो और बढ़ जाएगा। देखिए ना, हम बिजली के बिल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, जो आपकी 30% 40% इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो रही है, चोरी हो रही है, जिसके बिल हम लोग दे रहे हैं, जो बिल पे कर रहे हैं, उस पर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, उसको किसने रोकना है? अभी सर देखें ना, जिस तरह से मैपको की अभी स्कैंडल रिसेंटली आया है कि 37 डेज पे बिलिंग हुई है। हाँ जी, 37 डेज पे बिलिंग का मतलब ये कि आपने 7 डेज एक्स्ट्रा के चार्जेस पहले एडवांस ले लिए हैं। तो ये देखें ना, कितना बड़ा जुल्म ही है ना कि एक आदमी का बजट है कि जी वो 15,000 का सोच के बैठा हुआ है, उसको आपने बिल भेज दिया 20,000 का, वो उसने नेक्स्ट मंथ में पे करना है, और नेक्स्ट मंथ के अलावा उसका स्लैब चेंज हो जाता है, तो स्लैब चेंज हो जाता है, वो भी तो अनजस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड है। तो उसको कहाँ पर अकोमोडेट करेंगे सर ये लोग? ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ जी, जब तक आप सिस्टमेटिक नहीं करेंगे, आप चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आप इसमें कोई मतलब पूरा एक एक्शन प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे, तो ये जो पुराना घिसा पिटा सिस्टम है उसमें ना आपकी टैक्स रिकवरी होनी है, ना लोगों को रिलीफ मिलना है, बल्कि इसमें जो स्पीड मनी कह लें या हाई स्पीड मनी कह लें, ठीक है, जो भी कह लें, इसका ही मतलब कल्चर और डेवलप होगा और स्टेट को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और आवाम को तो परेशानी। इसके साथ आप ये देखें ना कि अभी जो इन्होंने किया है कि बिलिंग की हम बात कर रहे हैं सर, अभी पेट्रोलियम की बात कर लें, आप पेट्रोल की बात करें तो यही गवर्नमेंट थी, यही लोग थे जो कहते थे जी 35 रुपीज़ पर लीटर मिलना चाहिए। सर इनके दौर में हाईएस्ट रेट ऑफ पाकिस्तान के 123.80 पे इस टाइम जो है कि रेट वो स्टैंड कर रहा है। तो टैक्सेस वही हैं, वही टैक्सेस इंक्रीज भी हुए हैं। अच्छा, पहले ओगरा अपनी एक पॉलिसी के मुताबिक रेट्स की समरी देता था, और इस दफ़ा देखें कि ओगरा कह रहा है कि जी 1 रुपया बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट कह रही नहीं जी 5 रुपये बढ़ाते हैं हम। नहीं, वो तो इनके जो मैनिफेस्टो है या जो इनकी बात है उसके मुताबिक तो कोई बात भी नहीं पूरी होती, और बहुत सारी दफ़ा देखिए हम गवर्नमेंट्स पूरी भी नहीं करती। उसमें भी अदारों का रोल है। जब एक पार्टी मैनिफेस्टो देती है कि मैं ये रेट्स करूंगी, ये रिलीफ दूंगी, तो इसको किसने मॉनिटर करना है? इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटर करना है। अगर वो पार्टी उस पर नहीं काम कर रही तो उसको डी रजिस्टर्ड या उसको अकाउंटेबल उन्होंने करना है। वो हमारे अदारे सारे ही नाकाम जा रहे हैं कि ना वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि अब मैं अगर ये कह दूं कि मैं 5 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो ये इलेक्शन कमीशन ने भी सोचना है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं 5 लाख घर दूंगा जी, नहीं, इलेक्शन कमीशन ने भी देखना है जी कि ये बात किस हद तक फिजिबल है। हाँ जी, वो 50 लाख घरों वाली बात जो है उस पर भी ऐसे ही है, और आप देखें बाकी चीज़ों का भी है। फिर ये है कि जब बजट दे दिया जाता है, बजट हम घर का भी अगर बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी इतनी आमदन होगी, इतने एक्सपेंसेस होंगे, यही बजट है ना, मुल्की लेवल पे ये बजट है। ये क्या हुआ कि हमने एक बजट बनाया और अगले महीने हमने रेट चेंज कर दिए। ये बजट के बाद अगर कोई रेट में चेंज आनी है, कोई सप्लीमेंट्री वो है, तो उसके कोई जस्टिफाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर 15 दिन बाद इसके रेट चेंज कर दें, ऑयल के और कमोडिटीज़ के रेट चेंज कर दें और कोई पूछने वाला, फिर बजट को आप छोड़ दें, जैसे आपका दिल करता है आप करते जाएं जी। इसके साथ ही जो कि राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने आवाम को आगाही देने के लिए बहुत सी अच्छी बातें बताई, जो टैक्सेस से रिलेटेड और जो टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं उनका उस तरह से नहीं अमल हो रहा उन पर, ना ही उनका जो फ़ायदा आवाम को पहुँच रहा है। तो इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।